Hello students, today I am going to share with you the answers of the extracts of literature of the sample paper released by CBSE board. So please watch the video till end and try to understand each and every question properly. So welcome back to my class Birds of Wisdom. Fire and ice. Some say the word will end in fire, some say in ice. From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. But if I had to perish twice, I think I know enough of hate to say that for destruction, ice is also great and would suffice. Question number 1. Choose the correct statement about the given poem. So, fire and ice are images. They help the readers visualize the power of nature over man. तो जो पोइट हैं उन्होंने हमारे सामने दो इमेजेस प्रेजेंट की हैं, आइस और फायर की. ठीक है, तो यहाँ पर हमें डिफरेंट स्टेटमेंट्स पढ़ने हैं, समझने हैं और ये बताना है कि यहाँ पर कौन सा स्टेटमेंट है जो फायर एंड आइस को लेकर के जो पोइट ने सिंबलाइज किया है वो बिल्कुल एग्जैक्ट है. फायर एंड आइस आर इमेजेस. They help the readers visualize the power of nature over man. तो फायर एंड आइस को ऐसी इमेजेस के रूप में दर्शाया गया है जिससे कि जो लोग हैं वो पूरी क्लियरली विजुअलाइज करते हैं कि किस तरह से जो फायर एंड आइस का जो नेचर है वो इंसान पर कितना भारी पड़ सकता है, कितना खतरनाक हो सकता है. सेकेंड, फायर एंड आइस आर सिम्बल्स नॉट ऑफ नेचुरल डिजास्टर but of humanity's ability to create disasters of its own. सेकेंड स्टेटमेंट में फायर एंड आइस को एक सिंबल के रूप में प्रस्तुत किया गया है जो कि वास्तव में कोई नेचुरल डिजास्टर नहीं है, प्राकृतिक नाश नहीं कर रहे हैं, बल्कि इंसान की खुद की जो एबिलिटी है टू क्रिएट डिजास्टर ऑफ इट्स ओन, यानी इंसान की खुद की एबिलिटी, यहाँ पर नेगेटिव वे में एबिलिटी को लिया गया है, यानी कि इंसान की खुद की जो इच्छाएं हैं वही उसके नाश का एक्चुअल कारण होती हैं और उसी को फायर और आइस से सिंबलाइज किया गया है. थर्ड स्टेटमेंट, फायर एंड आइस आर एलिमेंट्स नॉट ऑफ नेचर बट मैन मेड एंड पोसेस द एबिलिटी टू क्रिएट हैवक फॉर मैनकाइंड. तो थर्ड स्टेटमेंट में फायर एंड आइस को ऐसे एलिमेंट्स के रूप में दर्शाया गया है जो कि प्राकृतिक नहीं हैं बल्कि इंसान के खुद के बनाए हुए एलिमेंट्स हैं, जिसकी वजह से जो मैनकाइंड है, पूरी की पूरी मानव जाति है, उसका सर्वनाश हो सकता है. तो फायर एंड आइस जो है वो एक्चुअली में मैन मेड एलिमेंट्स नहीं हैं, है ना, लेकिन स्टेटमेंट बता रहा है. तो ये आंसर, ये स्टेटमेंट राइट नहीं हो सकता. फायर एंड आइस आर एजेंट्स. दे चेंज द थिंकिंग ऑफ मैनकाइंड फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव एंड ब्रिंग हार्मनी. फायर और आइस जो है एक ऐसे एजेंट्स के रूप में दर्शाए गए हैं जो कि इंसान की थिंकिंग जो है वो बदल सकते हैं और उन्हें नेगेटिव से पॉजिटिव में चेंज करके उनके बीच में मधुर संबंध स्थापित कर सकते हैं. तो ऐसा कोई स्टेटमेंट यहाँ पर जो पोइट है वो उन्होंने नहीं बताया है, ऐसी कोई बात इस पोयम में पोइट ने नहीं की है. तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो स्टेटमेंट नंबर बी है वो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि यहीं पर जो पोइट है उनका एग्जैक्ट मैसेज हमको दिखाई देता है, जहाँ पर उन्होंने फायर एंड आइस को सिंबल्स के रूप में दर्शाया है. क्वेश्चन नंबर 2. सेलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली क्लासिफाइज द connotations for fire and ice as suggested in the poem. So connotation, what is the meaning of connotation? An idea that any person gives with its literal meaning. ओके, जो उसके शाब्दिक अर्थ को लेते हुए इंसान जब अपना कोई भी आइडिया, अपना कोई भी विचार उसमें ऐड कर देता है उसे हम कॉनोटेशन कहते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो हमसे ये पूछ रहा है कि जो ऑथर हैं उन्होंने किस तरीके से
फायर एंड आइस के जो लिटरल वर्ड्स के जो मीनिंग है उनको अपने आइडिया से कनेक्ट किया है। ओके, तो यहाँ पर 5 ऑप्शन दिए हैं, रेज, वायलेंस, इंडिफरेंस, हेट एंड ग्रीड। सो रेज यानी कि क्रोध, गुस्सा, फायर को सिंबलाइज करता है क्योंकि ये एक उग्र रूप है ना, जो क्रोध है वो एक उग्र रूप को दर्शाता है, तो इसी वजह से उसको फायर से कनेक्ट किया गया है। ठीक इसी तरह से वायलेंस को, हिंसा को भी फायर से कनेक्ट किया गया है। इंडिफरेंस की लाइक भेदभाव करना या ह्यूमिलिएट करना, किसी भी इंसान को, सामने वाले को नीचा दिखाने की कोशिश करना, तो ये इस तरह का इमोशन है जो कि उग्र नहीं है, वो शांत रह करके ही सामने वाले इंसान को जब कोई दूसरा इंसान ह्यूमिलिएट, उसको इंसल्ट फील कराने की कोशिश करता है ना, तो ये उग्र रूप नहीं है, शांत होकर के ही सामने वाले की इंसल्ट करना। तो ये हमारा जो इमोशन है ये आइस को कनेक्ट करता है। देन हेट अगेन इट इज़ ऑल्सो अ फ्यूरियस इमोशन, ये भी हमारा उग्र रूप दिखाता है। जब हम किसी से नफ़रत करते हैं तो अंदर ही अंदर हम जलते रहते हैं, किसी लोगों से ईर्ष्या करते हैं, नफ़रत करते हैं, जिसमें अपना ही नुकसान करते हैं। ठीक है, तो हेट्रेड जो होता है, इंसान नफ़रत करता है किसी से तो उससे बात नहीं करता है, उसको इंसल्ट करने की कोशिश करता है। ठीक है, तो ये भी हेट जो है वो भी फायर से ही कनेक्ट किया गया है। देन कम्स ग्रीड, लालच। Now this greed is also connected with eyes. Why? Because greed, when a person is greedy, he never shows the another person that he is trying to take advantage of the next person. Okay, तो यहाँ पर वो जो बहुत ही शांति से अपने लालच को क्या करता है, अंदर ही अंदर दबा करके सामने वाले के इमोशंस को से खेलने की कोशिश करता है और अपना काम पूरा करता है। तो इस तरह से जो ग्रीड है और इंडिफरेंस है, ये दोनों ही कैसी इमोशंस हैं, शांत इमोशंस हैं, शांत नेगेटिव इमोशंस है जो कि आइस को सिंबलाइज करते हैं। सो इन दिस वे वी कैन से फायर 1, 2 and 4, these 3 options symbolize fire while 3 and 5 symbolize ice. So option number D would be correct. Then the poem is a dash put across by the poet. तो जो poet हैं वो actually finally किस तरीके का मैसेज शो करते हुए दिखाई दे रहे हैं इस पोएम के थ्रू। पावरफुल वार्निंग, हार्टफेल्ट अपॉलॉजी, अर्नेस्ट अपील, वेंजफुल थ्रेट। पावरफुल वार्निंग, वो एक तरह से जो पोइट है वार्निंग देते हुए दिखाई दे रहे हैं, वो लोगों को वार्निंग दे रहे हैं कि अगर तुमने अपने इमोशंस पर काबू नहीं किया, अपनी जो नेगेटिव डिज़ायर्स हैं, इच्छाएं, ऐसी इच्छाएं जिसके लिए तुम दूसरों को मारने काटने को तैयार रहते हो, उससे ना केवल तुम अपना नुकसान करोगे बल्कि इस पूरे विश्व का नुकसान करोगे। ठीक है, तो इस तरह से वो वार्निंग देते हुए दिखाई देते हैं ताकि जो लोग हैं वो संभल जाएं। हार्टफेल्ट अपॉलॉजी, वो लोगों से क्षमा मांग रहे हैं, नहीं ये आंसर ऑप्शन गलत है। अर्नेस्ट अपील, वो लोगों से रिक्वेस्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि अपनी इन इच्छाओं को ज़्यादा उग्र मत होने दो, नहीं वो ऐसी कोई रिक्वेस्ट करते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। वेंजफुल थ्रेट यानी कि वेंज इज़ एक्चुअली सिनोनिम ऑफ रिवेंज, वो इस तरीके से बता रहे हैं कि जो फायर एंड आइस है या किस तरीके से वो अपना बदला लेगी, यानी कि लोगों का नाश करके बदला लेगी। तो ऐसा कोई मैसेज वो नहीं दिखा रहे हैं। ही इज़ एक्चुअली सिंपली वार्निंग टू द पीपल, जस्ट डोंट बी मैड आफ्टर योर negative desires. So option number A will be correct. Next question. The poet uses the phrasal verb hold with. Choose the option that doesn't indicate a valid phrasal verb. Okay, so the poet has used this phrase hold with. I hold with those who favor fire. That means the poet is saying I would favor to the people who favor fire, who believe that this earth will be ended with fire. Okay, तो hold with जो यहाँ पर उनका जो मीनिंग बताया गया है, फेवर बताया गया है।
तो इसी तरह से क्वेश्चन में पूछा गया है कि होल्ड के साथ जब डिफरेंट प्रीपोजिशन लगाते हैं तो उसका जो मीनिंग होता है वो चेंज होता जाता है। तो इन चारों ऑप्शंस में ऐसा कौन सा प्रपोजिशन है जो कि होल्ड के साथ यूज़ नहीं किया जाता है? सो लेट अस सी द ऑप्शंस। होल्ड ऑफ। होल्ड ऑफ, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ होल्ड ऑफ? टू रेजिस्ट अ चैलेंज, ठीक है, किसी के चैलेंज को रोकने की कोशिश करना। होल्ड बैक, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ होल्ड बैक? टू हेजिटेट टू डू समथिंग। होल्ड बैक यानी कि अपने आप को एक तरह से रोक देना। टू हेजिटेट टू स्पीक समथिंग और एक्ट समथिंग, ओके। देन होल्ड ऑन। होल्ड ऑन, ग्रैस्प समथिंग यानी कि किसी पर अपनी मजबूत पकड़ बनाने की कोशिश करना, ठीक है। तो लेकिन होल्ड इनटू का कोई मीनिंग नहीं होता है, तो इस वजह से ऑप्शन नंबर 4 जो है, क्योंकि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, चूज द ऑप्शन दैट डज नॉट इंडिकेट अ वैलिड फ्रेजल वर्ब। इनटू यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 जो है वो करेक्ट आंसर है। लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। पिक द ऑप्शन दैट इज नॉट ट्रू अबाउट द पोएट अकॉर्डिंग टू द एक्सट्रैक्ट। द पोएट हैज़ एक्चुअली गिवन डिफरेंट messages through this poem, or he has put his thoughts through this poem, or he has put his different thoughts through this poem. So which is the statement that is actually not explaining the thought of the poet? The poet is inclined to believe that the word would most likely end with fire. हाँ, ये जो पोइट है ये उन्होंने अपना मत रखा है कि शायद इस पृथ्वी का अंत आग से होगा। Second, has heard divided opinions about the way the world would end in all likelihood. उन्होंने ही has heard divided opinion यानी जो पोइट है उन्होंने डिफरेंट ओपिनियन सुने हैं इस पृथ्वी के अंत के, तो ये बिल्कुल ठीक है। Then preaches love and kindness to combat the spread of hate among all. Next, वो इस तरीके से प्रीचिंग करते हुए दिखाई देते हैं कि इस दुनिया में जितने भी लड़ाई झगड़े हो रहे हैं और जिसकी वजह से नफ़रत फैल रही है, उसका अंत सिर्फ लव एंड काइंडनेस से हो सकता है। यदि हम प्रेम और दयालुता से के साथ एक साथ रहते हैं तो इन सारी चीज़ों का अंत हो सकता है। तो ऐसा कोई स्टेटमेंट या ऐसा कोई ओपिनियन जो पोइट है उन्होंने इस पोएम में नहीं बताया है। देन लेट अस रीड वन मोर ऑप्शन ऑल्सो फर्स्ट। डिक्लेयर्स द पावर ऑफ आइज टू बी एज डिस्ट्रक्टिव एज दैट ऑफ फायर। यस, दिस इज ऑल्सो ट्रू। द पोइट हैज़ told us that yes, ice is also as great as fire to bring the destruction of the world. So option number C would be correct, not true, यानी कि इन सब में सिर्फ C ऑप्शन जो है ऐसा कोई मैसेज पोइट ने इस पोएम के थ्रू नहीं बताया है। Then one more question. Identify the most likely tone of the poet in the lines to say that for destruction ice is also great. यानी यहाँ पर 4 काइंड्स ऑफ टोन्स दी गई हैं, हमें ये बतानी है कि कौन सी जो टोन है वो बिल्कुल सही फिट बैठती है पोइट की जब वो बोलते हैं टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइज इज ऑल्सो ग्रेट। sarcastic, ironic, serious, amused, kind of entertaining, celebratory means with a feeling of pride, with a feeling of happiness or pride, बहुत खुश होते हुए गर्व के साथ वो ये बात कह रहे हैं। तो ये ऑप्शन गलत है बिल्कुल। उनको कोई गर्व नहीं महसूस हो रहा है इस बात को रखते हुए, ना ही वो खुश हैं, अम्यूज्ड हैं, ना ही वो खुश हैं, ना ही वो सीरियस हैं। सरकेस्टिक, एक आयरॉनिक टोन दे रहे हैं, ठीक है, आयरॉनिक टोन दे रहे हैं ताकि जो लोग हैं वो अपनी भावनाओं को कंट्रोल कर सके, अपनी डिज़ायर्स को कंट्रोल कर सके और अपने आप को इम्प्रूव कर सके ताकि इस पृथ्वी का नाश होने से बच जाए। So these are some extract questions. Now you can do one thing, you can play this video again and practice by yourself by giving a pause after each question. Meet you soon with the next sample paper. Till then, goodbye. Happy learning.